हम लोग जल यात्रा जो लेखक अमृतलाल बेहर द्वारा रचित है, जल यात्रा एक प्राकृतिक निबंध है। इसमें लेखक ने प्रकृति में जो जल का उद्गम हुआ है, जल का विकास हुआ है, उसका जो रूप है, आकार है, उसका विस्तार वर्णन किया है। ऐसे जल क्या है, पहले हम लोग इस बात को समझ लें कि अजीब है यह पानी। इसका कोई अपना रंग नहीं होता है, इसका कोई आकार नहीं होता है, इसकी कोई आवाज़ भी नहीं होती है और ये गतिहीन है। पर गतिमान होने पर इसका वेग बड़ा तीव्र धारण करता है, उसमें उन्मत्त शक्ति आ जाती है और अपार ऊर्जा का स्रोत बन जाता है। जिस प्रकार जल वर्षा के रूप में प्रकृति के समस्त जीवों के जीवनदायिनी है और वह वरदान बनकर धरित्री पर आता है। और जब जल विनाशकारी रूप धारण करता है तो बाढ़ के प्रकोप से समस्त शहर नगर डगर को प्रकंपित कर देता है। ऐसे साधारणतः हम लोग शहर में गांव में रहते हैं, इस बात को भूल जाते हैं कि इसका सही अंदाज जल कहाँ से कहाँ तक अपनी यात्रा को तय करेगा। जब प्रकृति की ओर निहारते हैं तो पानी ही पानी नजर आता है, पानी का अनंत विस्तार दिखता है। इसकी दुनिया पानी की दुनिया है। वह एक ऐसे ग्रह पर निवास करता है जिस पर सिर्फ पानी का ही आधिपत्य होता है। समुद्र ही अपने पानी को साफ करके, खारापन को दूर करके हमारे पास जल भेजता है। अगर वह पानी भेजना बंद कर दे तो मानव का जीवन लीला समाप्त हो जाएगा। वह आज भी हमारा भरण पोषण करता है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन से अमृत का विकास हुआ था, पर वह एक बार नहीं, अमृत हर बार निकलता है वर्षा के रूप में और धरती पर बरसता है। सूरज की गर्मी से तपकर समुद्र का पानी भाप बनता है। निराकार भाप ऊपर जाकर साकार बादल में ढल जाती है। इन बादलों की मानसून हवाएं हजारों किलोमीटर दूर तक चली जाती है। जहाँ ऊंचे पहाड़ों घने जंगलों में वह मानसून पहुँचता है तो वहाँ ठंडक पाकर वह वहीं ठहर जाता है। पहाड़ वन धरती पशु पक्षी पेड़ पौधे मनुष्य कब से उसकी बाट जोह रहे हैं, वो बादल से अर्ज करते हैं। वह कभी ऊंची अटारी से नीचे उतरता है, कभी पुनः दम बनकर पानी बनकर तप धरा को तृप्त करता है, प्लावित करता है और धन धान्य से परिपूर्ण करता है और नवजीवन का संचार करता है। मेघ जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करता है। लोक कल्याण के लिए वह अपने जीवन को उत्सर्ग कर देता है, बंजर जमीन को उपजाऊ बना देता है। समुद्र ने जो धन उसे सौंपा उसे धरती को सौंप देना, यही उसका मिशन होता है और इसके लिए समुद्र ने उसे भेजा था। अन्यथा वह बरसता नहीं तो उसका फेरा बेकार हो जाता। अब पहले छोटी छोटी बूंदनियाँ जो बूंदे कहलाती हैं, फिर मूसलाधार वृष्टि, मेघ जब आता है
तो झकोर झकोर कर बरसता है, बिजली भी कड़कती है, पौधे झूमते रहते हैं, वृक्ष डोलते रहते हैं। बादलों ने सारा बोझ कैसे उठाया, बादलों के बीच सूरज की लुका छिपी चलती रहती है। वो दृश्य बड़ा ही मनमोहक होता है। कभी इंद्रधनुष का रंग हमारे हृदय को मादक बना देता है। वर्षा का आकाश यानी आर्ट गैलरी, स्लाइड गैलरी, बादल मानव आकाश में टंगी कलाकृतियाँ हैं। वो जीवन से धड़कती, करकती, कुदकती, फुलकती, छलकती हमारे धारा को शीतलता प्रदान करती है और धरती को निछावर कर देती है अपनी सजीव कलाकृतियों से। वर्षा जिस प्रकार एक कलाकार अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करता है, उसी प्रकार से यह वर्षा विराट नाट्य रूप प्रस्तुति करती है। पहला अंक खेला जाता है समुद्र में, दूसरा अंक खेला जाता है आकाश के मंच पर और तीसरा धरती पर। यही वर्षा का फलक है जो बड़ा ही विशाल है। असीम आकाश, फिर अतल सागर और विस्तृत धरती, ये कितनी घनिष्ठ है आकाश और पृथ्वी के बीच का बंधन। हमारे जीवन को सफल सिद्ध करने के लिए ये जल वर्षा के रूप में आता है। एक वर्षा से दूसरी वर्षा के बीच का जो काल है उसे वर्ष मानते हैं। वर्ष शब्द वर्षा से ही बना है, याद रहे। इजिप्ट में वर्षा नहीं होती, वहाँ की कृषि नील नदी की बाट पर आधारित थे। वह एक बाट से दूसरी बाट तक के समय को वर्ष मानते थे, कारण कि वर्षा और बाढ़ ने पंचांग को जन्म दे दिया। पानी का चंचल रूप है नदी, पानी का चंचल रूप है नदी। यह वह जीवन रेखा है जो अपने कछार में बसे लोगों को जीवनदायिनी जल प्रदान करती है। जिस भूमि पर केवल वर्षा के जल से खेती होती है उसे देव मातृक कहते हैं, और जो जमीन केवल वर्षा के भरोसे न रहकर नदी के पानी से सिंचित होती है उसे नदी मातृक कहा जाता है। उन दिनों नदी का पानी मछलियों से लबालब रहता था। पीने के लिए पानी, खाने के लिए मछली, खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी, ये सब धरित्री ने हमको वरदान रूप में प्रदान किया है। नदी के कारण कृषि संभव हुई। हम सब लोग पहले एक शिकारी थे, आदम मानव थे। वह शिकार से, वर्षा ने हमें शिकार की भाग दौड़ से मुक्ति दिलाई। वह एक जगह पर घर बसाकर धर्म, अध्यात्म, कला, विज्ञान, साहित्य की ओर हमारे जीवन को अग्रसर किया। मनुष्य के जीवन में तब एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। हजारों वर्षों से मनुष्य नदी की ओर खींचता चला जा रहा था। ये जल हमारी खेतों की ही प्यास को नहीं बुझाती, बल्कि हमारी आत्मा को तृप्त करती, संतुष्ट करती। संसार की जितनी भी संस्कृतियां हैं, सभी का जन्म नदियों के कोख से हुआ। भारतीय संस्कृति गंगा की देन है। नदी समुद्र से मिलती है अंततः, और पानी जहाँ से चला था वहाँ पहुँच गया। नदी कभी न समाप्त होने वाले निरंतर एक रचना है। यह ऐसी शक्ति है जो नित्य पुनर्जीवित होती है। समुद्र से बादल, बादल से वर्षा, वर्षा से नदी, नदी पुनः समुद्र में लीन हो जाती है। हजारों वर्ष से यह क्रम चलता आ रहा है और हजारों वर्ष के भविष्य में अनवरत यह क्रम चलता रहेगा। आदमी और नदी के बीच में इस बात की अक्सर लड़ाई होती है। एक पक्ष की जीत होती है, कभी दूसरे की हार होती है। आखिर उन्होंने, मनुष्य ने नदी पर बांध बांधना सीख लिया।
फिर अपने जीवन को सफल बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए। जल को संग्रह करने के लिए कुआं, तालाब, बावड़ियों के रूप में एक नई श्रृंखला की कड़ी जोड़ दी। जल से आर्द्रता, कोहरा, बिजली, कुहासा, ये सबों का अलग अलग निर्माण होता है और प्रायः नदियों का पानी हमारे जीवन को सफल सिद्ध करता है। जल संसार में आज जटिल से जटिल, खतरनाक से खतरनाक रासायनिक पदार्थ पैदा हो रहे हैं, उन्हें नदियों में फेंक दिया जाता है, परिणाम घातक होता है। कल कारखाने के मलबे नदियों के हवाले कर दिए जाते हैं। नदियों में लगातार हम सब जहर घोल रहे हैं। खेतों में किसान जिन कीटनाशकों का छिड़काव करते हैं, देर सवेर वो भी नदी में पहुंचते हैं। नदी में घुले रसायन कॉलरा, टाइफाइड के दस्त जैसी बीमारियां फैलाते हैं। दूषित पेय पदार्थ गांव में फैलने वाले रोग का कारण बनता है। जहरीले रसायन गैसों के कारण वह भाग, जल का भाग ऑक्सीजन रहित हो जाता है, यानी उसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं रह जाती। मछलियाँ, जलचर जीव जंतु स्वतः मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। रसायनों, उर्वरकों, कीटनाशकों, कारखानों के मलबे, जो अशोधित अवशिष्ट पदार्थ है, उस शहरों के हजारों टन अशोधित मल के कारण नदियाँ विषाक्त हो रही हैं। कारखानों से निकलने वाले टनों मलबा भी नदियों में झोंक जाता है। आत्मघाती कदम है मनुष्य के लिए। नदियों के साथ हमें सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता है। इससे बेहतर जब मनुष्य असभ्य था, अशिक्षित था, आदम था, उस काल में नदियाँ बहुत स्वस्थ होती थी। वो लोग नदियों के साथ छेड़छाड़ नहीं करते थे। पर आज जब मनुष्य सब बन गया है तो नदियाँ मलिन और विषाक्त होती जा रही हैं। उन दिनों वो अपनी सफाई करने की क्षमता रखती थी, पर आज नदी की दुर्बलता इतनी है कि प्रदूषण के कारण अपनी क्षमता को खोती चली जा रही है। जल प्रदूषण के विरुद्ध हमें रणभेरी बजाने का वक्त आ गया है। एक ओर हम अपनी धरती को विकृत करते हैं, पर्यावरण को क्षति करते हैं, नदियों को विषाक्त कर रहे हैं, और दूसरी ओर देश के लोग धरती का चेहरा बदल रहे हैं। वे जंगल उगा रहे हैं, नदियों को साफ कर रहे हैं, रेगिस्तान में पानी ला रहे हैं। क्या हम नहीं कर सकते? आखिर इस धरती पर हम मेहमान ही तो हैं। हमारे आगमन के समय ये जैसी थी, अगर जाते समय कुछ और अच्छी न बना सकें तो कम से कम खराब हम करके न जाएं। लेखक इन शब्दों से जल यात्रा का संदेश देते हैं। धन्यवाद। 12 तारीख से डेट नहीं